नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंडलीय समीक्षा और निरीक्षण कार्यक्रम के तहत वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ राज्य मंत्री दानिश आजाद और राज्य भारत मंत्री दिनेश खटीक तय समय पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान आपको बता दें कि इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद सुरेश खन्ना शहर के पुरवा गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। कप्तान के पुरवा गांव में मंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बात की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पूरे गांव का भ्रमण कर साफ सफाई समेत तमाम अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है जी सर, ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक आवागमन में इनकन्वीनियंस होती है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए खास तौर से। और एक ये बड़ी असुविधा है इस क्षेत्र में, इसलिए खास तौर से इसका निरीक्षण करने के लिए आए। अब इसका समाधान ढूंढ रहे हैं जो सभी लोगों को स्वीकार्य होगा, ऐसा समाधान। तो वहीं इस खबर से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि कैसी क्या कुछ कमियां वहां पर पाई गई हैं और इसके बाद क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, योगी सरकार के 3 मंत्री रायबरेली की विकास योजनाओं की हकीकत को रखने के लिए जनपद में कल रात को ही आ गए। रात प्रवास के दौरान उन्होंने आज सुबह 7 बजे से ही वार्ड नंबर 8 के कप्तान के पूर्वा एक गांव पड़ता है, वहां पर उन्होंने पूरे गांव का भ्रमण करके लोगों से बात करके विकास कार्यों की हकीकत जानी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं, स्ट्रीट वेंडरों को जो 10-10 हजार रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से आवाज आ रही है आपको? कर्ज दिया गया तकनीकी था। कारणों की वजह से ओम शंकर से फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि गांव का निरीक्षण करने के लिए जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था, तमाम आला अधिकारी पहुंच रहे हैं और इस दौरान सुरेश खन्ना खुद वहां पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहां पर वो जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और दिशा निर्देश भी साथ के साथ दिए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी गण भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि जिला अस्पताल का इस दौरान सुरेश खन्ना ने निरीक्षण किया है और साथ ही तमाम खामियां पाए जाने पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने यहां पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद हुआ, जहां राज्य मंत्री सुरेश खन्ना खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया है। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। ओम शंकर जी हाँ, और क्या कुछ जायजा वहां पर लिया गया है और क्या कुछ कमियां वहां पर पाई गई और क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए हैं, विस्तार से बताइए। जी हाँ, योगी सरकार के 3 मंत्री सुरेश खन्ना जी और 2 राज्य मंत्री जो है दानिश आजाद और दिनेश खटीक जी है रायबरेली जनपद की विकास योजनाओं की हकीकत जानने के लिए कल रात में ही जनपद में आ चुके हैं। रात विश्राम उन्होंने किया और सुबह 7 बजे से ही उन्होंने जो वार्ड नंबर 8 के कप्तान के पूर्वा एक गांव था, वहां पर उन्होंने जाकर डोर टू डोर भ्रमण किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बात की। बातचीत में भी उन्होंने पाया कि आपको आवास मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी से घूस का पैसा तो नहीं लिया गया आप लोगों से, लेकिन वहां की स्थिति संतोषजनक रही। इसके बाद वो बस स्टेशन गए, जहां पर उन्होंने नगर पालिका के ईओ को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा भी कि अगर जो मैं शाम को फिर आऊंगा, अगर ये गंदगी यहाँ पर साफ नहीं हुई तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी। ऐसे करे दिशा निर्देश देकर उन्होंने जिला अस्पताल का दौरा किया। उसके बाद बेलाखाड़ा गांव में गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस समय वो बचत भवन में पहुंच चुके हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। तो ओम शंकर, इस दौरान हम भी देख पा रहे हैं कि वहां पे जल भराव भी देखा जा रहा है और इसी के साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि और क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं और किस तरह की हिदायत दी गई है अधिकारियों को। जी हाँ, चूंकि ये रात में 1:30 से 2 बजे के लमसम में भारी बारिश, आंधी और तूफान भी रायबरेली जनपद में आया, जो 2 घंटे तक रहा, तो इससे कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो है पेड़ गिरे हैं, आवागमन बाधित हुआ है और जगह जगह जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हुई है। हालांकि मंत्री जी ने जो है नगर पालिका के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस समस्या से तुरंत जो है इसका निस्तारण किया जाए और ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो।
तो ओम शंकर, अब जो प्रेस वार्ता वो करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ अहम निर्देश दिए जा सकते हैं? और जिस तरह से नगर निगम यहाँ पर सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं कुछ नहीं है वहां पर और फटकार जमकर लगाई गई है, तो नगर पालिका में इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है? जी हाँ, नगर पालिका की टीम पूरी तरह से मंत्री जी के निर्देशों का पालन कराने में जुट गई। जेसीबी से जगह जगह जो पेड़ गिरे थे और मलबा था उसको साफ कराने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि मंत्री जी ने जिला अस्पताल, बस स्टेशन, मलिन बस्ती, गांव और गौशालाओं का भ्रमण करके अब अधिकारियों के साथ बचत भवन में मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। अब तो ओम शंकर, क्या जनता से भी बातचीत की गई? क्योंकि जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया है उन्होंने, तो क्या मरीजों से भी किसी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जवाब किए गए हैं? जी हाँ, मरीजों सब से भी उन्होंने बात की है और उन्होंने जो है बाहर से दवा लिखने और अवैध वसूली की शिकायत न पाए जाने पर हॉस्पिटल की सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संतोष जताया, लेकिन नगर पालिका को लेकर वो कहीं न कहीं जो है वो ज्यादा नाराज दिखे हैं और कड़ी फटकार भी लगाई है कि अगर शाम तक जो है ये सब साफ सफाई का काम दुरुस्त नहीं हुआ है तो निश्चित कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। अब प्रेस वार्ता में ये देखना है कि मंत्री जी क्या संबोधित करते हैं पत्रकारों को। जी ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आप देख सकते हैं कि सुरेश खन्ना यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी हैं और तमाम आला अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं और इस दौरान एक गांव का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान साफ सफाई को लेकर जो भी कुछ कमियां थी, नगर निगम को उसके लिए चेतावनी दे दी गई है कि आगे अगर इस तरह की कमियों को ठीक नहीं किया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर रायबरेली से है, जहां दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि महिला सो रही थी कि तभी उस पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इस दौरान परिजनों ने भी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। आपको बता दें कि घायल महिला की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। हम कहें भैया बाहर फुला लियो, गंदा पानी न करो। वो दिन में गाली गुप्तारी बहुत दिया, रात को अपने बच्चे को बुला के गुंडागर्दी करके दोनों लोग हमको बहुत बेरहमी से मारा है। कौन लोगों ने मारा? रविचंद्र राघवेंद्र। और इसी बीच रायबरेली से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां पर गांव बरबलिया चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से भागने में सफल रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने काम में तेजी दिखाते हुए ट्रक ड्राइवर को ट्रक समेत धर दबोचा है। रायबरेली में तेज आंधी और पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात को दरअसल तेज आंधी और पानी की वजह से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ गली के बीचों बीच गिरा हुआ है। साफ सफाई जारी है, लेकिन इस बीच पेड़ गिरा है और कई खंभे भी बिजली के गिरे हुए बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज और इलाहाबाद राजमार्ग को जोड़ने वाले फ्लाईओवर ब्रिज पर एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर पड़ा है। इसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से खत्म हो गया और रास्ते में भीषण जाम लग गया। जगह जगह बिजली के खंभे और तार टूटने से भी कई मोहल्लों की बिजली पूरी तरह से गुल हो चुकी है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में इनामी शातिर अपराधियों को धर दबोचा गया। आपको बता दें कि इस दौरान ही दो के पैर में गोली लगी है और इन दोनों ही अपराधियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी चेन स्नैचिंग मामले में फरार चल रहे थे। दरअसल एसओजी और थाना बिथूना पुलिस ने हाल ही में दिन दहाड़े हुई एक महिला के साथ लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना के आरोपी 25 हजार रुपए के इनामी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों ही अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान घायल होने पर अवैध असला, जिंदा कारतूस, खोखा और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और 12,300 रुपए नकदी समेत इन्हें गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम द्वारा थाना बेला और थाना बिथुना बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान ही इनकी धरपकड़ की गई है।
जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक मुख्य अभियुक्त बरसल साहू साल 2017 में जनपद लखनऊ के थाना चौकी इलाके में दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान में घुसकर 40 किलोग्राम सोने की डकैती की घटना में प्रमुख अपराधी रहा है और कई प्रकरणों में कई बार जेल जा चुका है। साथ ही जो दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शिवम रस्तोगी बताया जा रहा है, जिसने लखनऊ के कई थानों में उसके खिलाफ कई बार लूट की वारदातें दर्ज की जा चुकी हैं, जिसके लिए वो जेल भी जा चुका है। बहरहाल पुलिस की इस बड़ी सफलता पर 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा कर दी गई है। और औरैया से बेहद ही दुखद सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर साइकिल से स्कूल जा रही कक्षा 11वीं की एक छात्रा को टैंकर ने रौंद दिया। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और मौत की खबर से परिजनों में कोहराम है। इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, ललितपुर में सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल करते नजर आए। यहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। दरअसल अखिलेश यादव रेप पीड़िता के परिवार से मिलने यहां पहुंचे थे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस परिवार को समाजवादी पार्टी न्याय जरूर दिलाएगी। जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। 29 या कितने सस्पेंड हुए यहाँ पर? सस्पेंड ये सरकार तो कहती है हम टर्मिनेट कर देते हैं। लाइन हाजिर कोई सजा नहीं है। लाइन हाजिर क्या सजा है उनको? इसलिए ये सरकार जो दावा करती थी कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, बताओ ये टर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे? एक आईपीएस को नहीं पकड़ पाए। आप खुल के बताइए ना भाई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी ऊपर निकल जाओगे आप कोर्ट के ऊपर भी निकल जाएंगे। क्या फेक इनकाउंटर्स नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में? पुलिस को सर एक्सट्रीम पावर दी है, इसका मिसयूज हो रहा है। क्या लग रहा है सर आपको? जो भी इस तरह अगर खुली छूट दे दोगे तो हो सकता है कल को पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा हमला हो जाए। आप तो आगरा के पत्रकार को देखे होंगे, वो वीडियो तो देखा होगा आपने कि किस तरीके से वो पत्रकार कहां पर था। और कानपुर का पता कर लो। और इस बीच रुक करेंगे कोरोना संक्रमण की ओर, जहां पर अब मामलों में तेजी देखी जा रही है और आज एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गुरुवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,275 मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में 70 अधिक है। इस दौरान करीब 55 मरीजों की मौत हो गई है और बीते 24 घंटों में 3,010 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। आपको बता दें कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर के 19,719 हो गई है, जो कि आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकती है। हालांकि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,23,975 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों में बीते 24 घंटों में 3,205 केसेस मिले थे और 31 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नए मामलों में से 40% मामले राजधानी दिल्ली में मिल रहे हैं। तो वहीं पटियाला की लॉ यूनिवर्सिटी में भी हाल ही में करीब 60 छात्रों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया है। बता दें आपको कि पंजाब में एक बार फिर से कोरोना ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को सेहत विभाग के अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटियाला के गांव सिंधुवाल स्थित राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक साथ 46 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और बीते 70 दिनों से जारी यूक्रेन जंग में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहां आपको बता दें कि रूस ने बुधवार को ही कहा कि उसकी सेनाओं ने परमाणु मिसाइलें दागने का अभ्यास किया है और सिम्युलेटर पर आधारित परमाणु मिसाइलों का यह अभ्यास रूस के कैलिनिंग्राद में किया गया है, जहां पर 70 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में अब तक हजारों लोग मारे गए। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापितों की संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सर्वाधिक बताई जा रही है। रूस के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी सेना ने मिसाइल प्रणालियों और हवाई क्षेत्रों और मिसाइल दागने में सक्षम सुरक्षित बुनियादी ढांचे जैसे लक्ष्यों पर एक से ज्यादा हमले का अभ्यास किया है। बता दें कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से ही दोनों ही देशों के बीच ये जंग जारी है। इस बीच रूस की ओर से कई बार परोक्ष परमाणु हमले की चेतावनी भी दी जा चुकी है और अब बुधवार को यूरोपीय संघ के सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया ने
उनके बीच में स्थित बाल्टिक सागर पर स्थित रूसी सेना के ठिकानों पर युद्धाभ्यास के दौरान परमाणु हमले में सक्षम इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च के अभ्यास किए गए। इस दौरान कृत्रिम अभ्यास में दुश्मन के कई ठिकानों पर हमले भी किए गए हैं और इसके संभावित पलटवार से बचने के उपायों का भी परीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि परमाणु अभ्यास में हमले के कारण फैलने वाले विकिरण और रासायनिक अक्सर ही आकलन किया गया है और इसके अभ्यास में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक और अफसर शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को ही यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अपने देश की परमाणु सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया था। इसी बीच गहराते संकट को देखते हुए कई बार रूस की ओर से तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं की भी प्रकट किए गए। और इसी बीच लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बाबा के बुलडोजर की एक और बड़ा मामला सामने आया, जिसके चलते कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से तैयार हो रहे कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया है। ये घटना अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर की है, जहां पर बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि यहां पर 4000 स्क्वायर पर बने कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया गया और कॉम्प्लेक्स को ढहाने का काम सुबह से ही शुरू हो गया था। साथ ही भारी पुलिस बल और पुलिस के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे।